ये तस्वीर 19वीं सदी के अंत की एक हॉरिफाइंग रियलिटी को दिखाती है। ये जो आप विशाल ढेर देख रहे हो वो किसी और चीज का नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका के भैंसों की खोपड़ियों का है। दरअसल उन्हें बाइसॉन कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी में अमेरिकन गवर्नमेंट और हंटर्स ने मिलकर लाखों भैंसों को सिस्टमेटिकली किल किया। लेकिन ये सिर्फ हॉन्टिंग या ट्रेड के लिए नहीं था, बल्कि नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को कमजोर करने की एक स्ट्रैटेजिक मूव थी। नेटिव अमेरिकन्स की सर्वाइवल इकोनॉमी भैंस पर डिपेंड थी। उनका खाना, कपड़े और घर सब कुछ इसमें जुड़ा था। जब भैंसों मारे जाने लगे तो उनकी पूरी लाइफस्टाइल कोलैप्स हो गई और उन्हें गवर्नमेंट की कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज अगर इस घटना को देखें तो ये सिर्फ पास्ट का एक डार्क चैप्टर नहीं बल्कि पावर, ग्रीड और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वार्निंग साइन भी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे जब सत्ता और लालच मिलते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन कम्युनिटीज को होता है जो नेचर पर डिपेंडेंट होती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के टॉप 9 मिस्टीरियस फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर तथ्य आपको चौंका देगा। 8. अगर तुम सोचते हो कि हॉलीवुड का मशहूर हॉलीवुड साइन हमेशा से ऐसा ही था तो फिर से सोचो। जब 1923 में इसे इंस्टॉल किया गया था तब इसमें हॉलीवुड लैंड लिखा था। हैरानी की बात है ये किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। उस समय इसे सिर्फ कुछ सालों के लिए लगाने का प्लान था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में हॉलीवुड की पहचान बन गया। 1949 में इस साइन को रीन्यू किया गया और लैंड हटा दिया गया, जिससे ये सिर्फ हॉलीवुड रह गया। तब से लेकर आज तक ये सिर्फ एक साइन नहीं बल्कि ग्लैमर और ड्रीम्स की दुनिया का सिंबल बन चुका है। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी छोटी चीजें भी टाइम के साथ आइकनिक बन जाती हैं। बस जरूरत होती है सही कॉन्टेक्स्ट और लेगेसी की। 7. लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक लेजेंडरी पेंटर नहीं थे बल्कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। उनकी नोटबुक्स में एक चेकलिस्ट मिली जिसे देखकर आज के किसी भी बुद्धिमान इंसान का दिमाग घूम सकता है। इस लिस्ट में उन्होंने कुछ हाईली एडवांस और अनयूजुअल टास्क लिखे थे, जैसे फ्लाइंग मशीन को स्टडी करना, ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए डेड बॉडीज की स्टडी करना और वाटर फ्लो की डाइवर्ट करने की टेक्नोलॉजी सिखाना। सोचो, ये सब 15वीं सेंचुरी में हो रहा था जब लोग बेसिक साइंस भी प्रॉपरली नहीं समझते थे। असल में लियोनार्डो डा विंची की ये लिस्ट ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग और एनाटॉमी में भी डीपली इंटरेस्टेड थे। वो हर चीज को खुद एक्सप्लोर करना चाहते थे बिना किसी लिमिटेशन के। उनकी ये माइंडसेट हमें सिखाती है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हर चीज को क्यूरियोसिटी की नजर से देखना होगा, क्योंकि हर ग्रेट डिस्कवरी की शुरुआत एक सिंपल सवाल से ही होता है। 6. आज हम जिस बिजली को इतना आम समझते हैं, एक समय था जब लोग इससे डरते थे। 1882 में जब थॉमस एडिसन ने पहली बार न्यूयॉर्क सिटी को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया तो ये लोगों के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन चमत्कार और डर के बीच का फासला बहुत कम होता है। जैसे ही बल्ब जले, कई लोगों को लगा कि कहीं ये उनके घर को जला ना दे। डर इतना था कि कई लोगों ने तुरंत अपने बल्ब्स बंद कर दिए। असल में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग पहले उसे लेकर डाउटफुल रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी यही हुआ।
लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और आज ये हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट बन चुकी है। सोचो, अगर तब के लोग इसी डर में जीते रहते तो शायद आज की हाईटेक दुनिया का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। क्या तुम्हें पता है कि रोमन साम्राज्य के समय बनाए गए पुल और इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी है, जबकि हमारी मॉडर्न कंक्रीट कुछ ही दशकों में टूट फूट जाती है। असल में रोमन कंक्रीट में एक खास तरह का सेल्फ हीलिंग गुण था। इसका मतलब ये है कि जब उसमें दरारें आती थी तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाती थी। रोमन इंजीनियरिंग ने लाइम और वोल्केनिक आस का एक ऐसा मिक्सचर बनाया था जो पानी के कांटेक्ट में आने पर और भी मजबूत हो जाता था। दूसरी तरफ आज की कंक्रीट सस्ती और जल्दी बनने वाली जरूर है, लेकिन इसमें वो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती। साइंटिस्ट ने हाल ही में इस एंशिएंट टेक्निक को डिकोड किया है और अब कोशिश की जा रही है कि रोमन कंक्रीट की इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाए। सोचो, अगर हम भी ऐसा मजबूत कंक्रीट बना सकें तो हमारी बिल्डिंग्स और ब्रिज भी सेंचुरीज तक टिक सकते हैं। 4. क्या तुम्हें लगता है यो मामा जोक सिर्फ मॉडर्न इंटरनेट कल्चर का देन है? तो जरा रुकिए। दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी यो मामा जोक करीब 3500 साल पुरानी है। ये जोक बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की एक मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था। सोचो, इंसान एंशिएंट टाइम से ही एक दूसरे का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहे। ये दिखाता है कि ह्यूमर और ताने कसना हमारे समाज का हिस्सा हमेशा से रहा है। ये जोक सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं थे, बल्कि सोसाइटी में बातचीत और रिलेशनशिप का भी एक हिस्सा था। चाहे बेबीलोनियन मिट्टी की पट्टी हो या आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंसान ने मजाक करने और सुनने की आदत कभी नहीं छोड़ी। मतलब साफ है, ट्रोलिंग और फनी कमेंट्स कोई नई बात नहीं है। ये हमारी सिविलाइजेशन के साथ ही इवॉल्व होते आ रहे हैं। 3. नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तुमने भी सुना होगा कि वो बहुत छोटे कद के थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये बस एक मिथ है? असल में नेपोलियन की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, जो उस समय के एवरेज फ्रेंच मेल के बराबर थे। मतलब ना वो बहुत छोटे थे और ना ही बहुत लंबे। तो फिर सवाल उठता है कि उनके छोटे कद का छवि ये आई कहां से? असल में ये सब ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। ब्रिटेन, जो नेपोलियन का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने उनके खिलाफ कई अफवाहें फैलाई ताकि उनकी छवि को कमजोर किया जा सके। नेपोलियन को छोटा आदमी कहकर उनके नेतृत्व और ताकत को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सच तो ये है कि उनके हाइट से कहीं ज्यादा बड़ी थी उनकी एम्बिशन और स्ट्रैटेजिक माइंड। 2. आईफेल टावर को हर 7 साल में पेंट किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे अब तक 3 अलग अलग कलर्स में रंगा जा चुका है, रेड, येलो और ब्राउन। पहले इसे थोड़ा ब्राइट शेड्स में रखा गया था, लेकिन अब इसका कलर आईफेल टावर ब्राउन कहलाता है, जो टावर को उसकी आइकनिक लुक देता है। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे हर साल करीब 60 टन पेंट की जरूरत होती है। इसका मेन पर्पस टावर को रस्ट से बचाना होता है और साथ ही पेरिस की स्काईलाइन में इसकी खूबसूरती बरकरार रखना। इतने सालों में इसकी कलर स्कीम ने भी इसे ग्लोबली मेमोरेबल बना दिया है। 1. क्या तुम जानते हो कि टाइटैनिक के डूबने की ट्रेजेडी से 14 साल पहले ही एक किताब में ऐसी ही कहानी लिखी जा चुकी थी। 1898 में फ्यूटिलिटी नाम की एक नोवेल पब्लिश हुई थी, जिसमें एक मैसिव शिप टाइटैनिक के डूबने का जिक्र था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस किताब में जो हादसा बताया गया था
वो 1912 में असली टाइटैनिक के डूबने से काफी हद तक मैच करता था। दोनों ही शिप्स अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूबे थे और दोनों को ही डूबने के लिए नामुमकिन माना जाता था। इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और? दोनों शिप्स का साइज, पैसेंजर्स की संख्या और यहाँ तक कि लाइफ बोट्स की कमी भी लगभग आइडेंटिकल थी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की लाइन इतनी पतली होती है कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है।